हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट जो हमारा विलयन वाला चैप्टर है उसके 8 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने जा रहे हैं। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जिस तरीके से हम करा रहे हैं उसी तरीके से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और इस सेक्शन की खास बात यह है कि इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल आर क्लासेस ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि मोलरता की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि मोलरता किसे कहते हैं या मोलरता की परिभाषा दीजिए। और इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ टॉपिक आपको समझना होगा, कुछ बातें आपको समझनी होंगी। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई पात्र है, ये हमारा कोई पात्र है और इसमें हमने जल भर रखा है। क्या भर रखा है? जल। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। इसमें हमने H2O को भरा हुआ है। अब हम इसमें हमने चीनी मिला दिया। क्या मिला दिया? इसमें हमने चीनी। अब जल मान लीजिए इसमें हमने पहले से भरा हुआ है, तो जल को हम बोलेंगे विलायक। अब अगर जल में हम चीनी मिलाएंगे तो थोड़ा मिलाएंगे, तो चीनी को हम बोलेंगे विलेय। यानी जो किसी पात्र में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं विलायक, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं विलेय। और जब हम इस पात्र के जल में चीनी को मिला देंगे तब जो सॉल्यूशन तैयार होगा, जो चीज़ तैयार होगी, उसे हम बोलेंगे विलयन। आई होप आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि विलेय क्या है, विलायक क्या है और विलयन क्या है। अब हम परिभाषा को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि मोलरता की परिभाषा दीजिए या मोलरता को परिभाषित कीजिए, या इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन हमने लिखी हुई है कि किसी विलयन के, भाई साहब ये हमारा कोई विलयन है, विलयन के 1 लीटर, इस विलयन को हमने कितना ले रखा है? 1 लीटर। 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब इसमें एक चीज आ गया, मोल। अब आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। यानी अगर हमको किसी चीज का मोल फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उसका भार कितना है, फिर उसके अणुभार को डिवाइड कर देंगे, मोल निकल आएगा। अब इसका मोलरता का फार्मूला ये होता है कि मोलरता बराबर होता है, मोलरता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, जो कि बराबर होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m। अब स्मॉल w बटे स्मॉल m क्या है? भार। स्मॉल w क्या है? विलेय का भार। और स्मॉल m क्या है? विलेय का अणुभार। यानी भार बटे अणुभार यानी कि विलेय का मोल। तो विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन। आयतन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। आप जानते हैं कि वॉल्यूम v को क्या हम प्रदर्शित करते हैं? आयतन। किसका आयतन है ये? विलयन का आयतन है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब अगर हम आयतन को, हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है? किसी विलयन के 1 लीटर में, अगर हमने आयतन को लीटर में लिया है तब हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने आयतन को ml में लिया है तब हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमने यहाँ पर मोल का फार्मूला लिखा हुआ है कि मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। आई होप कि आपको यह डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब कुछ चीजें इसमें समझनी है जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि स्मॉल w बराबर क्या होता है? स्मॉल w क्या बराबर क्या होता है? विलेय का भार। विलेय का भार। स्मॉल m बराबर क्या होता है? विलेय का अणुभार। अगर ये डिफिनीशन इस तरीके से पूछी जाएगी तो आप सबसे पहले परिभाषा लिख देंगे, फिर उसके नीचे अच्छे से ये सूत्र लिख देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर आप ये लिख देंगे कि इस सूत्र में जो उपयोग किए गए हैं हमारे लेटर, उनका मतलब क्या है। जैसे स्मॉल w का मतलब है विलेय का भार, स्मॉल m का मतलब है विलेय का अणुभार, v का क्या मतलब है? विलयन का आयतन। क्या मतलब है? विलयन का आयतन।
इस तरीके से आप वहां पर लिख देंगे। आई होप आपको यह डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि मोलरता की परिभाषा दीजिए। मोलरता की परिभाषा दीजिए। ऊपर क्या था? मोलरता, यहां पर क्या है? मोलरता। दोनों में डिफिनीशन दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है? ऊपर था मोलरता, यहां पर क्या है? मोलरता। आई होप कि आप अंतर समझ पा रहे होंगे। मोलरता की परिभाषा दीजिए, या मोलरता किसे कहते हैं, या मोलरता को परिभाषित कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हमने यहां पर बहुत ही सिंपल वे में लिख रखा है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। भाई साहब ऊपर पहले आप एक बार देखिए, ऊपर हमने क्या लिखा था कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या। अब नीचे आप एक बार आइए, 1 किलोग्राम विलायक, ऊपर किसकी बात चल रही थी? विलयन की। यहां पर किसकी बात चल रही है? विलायक की। साफ लिखा हुआ है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय की मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बटे में क्या रखेंगे? मोलरता को भी हम m से प्रदर्शित करते हैं। क्या है? मोलरता। m बराबर क्या हो जाएगा? नीचे क्या रहेगा? विलायक का भार। भाई साहब विलायक के भार को हम किससे लिखते हैं? W से। तो कैपिटल W हमने लिख दिया है विलायक का भार। अब विलेय के मोल निकालेंगे तो स्मॉल m बटे स्मॉल w। अब अगर विलायक के भार को हम ग्राम में लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमने यहाँ पर 1 किलोग्राम लिख रखा है, अगर आप किलोग्राम में ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, आपको फार्मूला नहीं दिख रहा था। आई होप आपको अब फार्मूला दिख रहा है कि सबसे पहले विलेय के मोल कैसे निकालेंगे? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। उसके बाद विलायक के भार को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल W से। आई होप कि आपको यह फार्मूला क्लियर हो गया होगा। इस फार्मूले को हम एक बार बॉक्स में कर रहे हैं। ये बॉक्स में हमने कर दिया। अब यहां पर स्मॉल m बराबर क्या है? हमने ऊपर यहां पर बता ही दिया। स्मॉल m बराबर क्या है? विलेय का स्मॉल m बराबर क्या है? विलेय का भार। यहां पर हमने गलत लिख दिया। यहां पर W बराबर होगा विलेय का भार। तो यहां ऊपर पहले स्मॉल w रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ऊपर W रहेगा और नीचे m रहेगा। यानी इस तरीके से स्मॉल w बटे स्मॉल m, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हमारा कैपिटल W रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, उसको आप सही कर लीजिए। तो स्मॉल w बराबर क्या है? विलेय का भार। फिर स्मॉल m बराबर क्या है? विलेय का अणुभार। और W यहाँ पर क्या हो जाएगा? विलायक का भार। हम W बराबर यहाँ पर लिख रहे हैं। कैपिटल W क्या है? विलायक का भार। आई होप आपको यह डिफिनीशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यह क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कई बार और इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हम एक बार आपको दिखा रहे हैं कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं, या मोल प्रभाज को परिभाषित कीजिए, या मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आप इसकी एक बार डिफिनीशन देखिए। डिफिनीशन को मैं एक बार दिखा रहा हूं। क्या लिखा हुआ है कि विलयन का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि विलेय प्लस विलायक, उसमें दोनों होगा। विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, यानी किसी विलयन में अगर कोई घटक है तो उसका अगर हम मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो उस घटक के मोलों की संख्या। भाई साहब कोई घटक है, उसके मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे अभी बता रहे हैं। उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या का अनुपात, संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। भाई साहब मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल भिन्न एक ही बात है। अब आप सबसे पहले ये जानिए कि मोल कैसे निकालते हैं। मोल आप जानते हैं
कि मोल निकालने के लिए क्या होता है, भार बटे अणुभार। मोल कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर आपको विलयन समझ में आ रहा है। मोल प्रभाज निकालने के लिए जैसे मान लीजिए कोई, यहां पर आप समझिए ये हमारा एक विलयन है भाई साहब, ये हमारा एक विलयन है। इसमें दो घटक हैं, एक घटक हमारा A है जो कि हमारा H2O है, H2O बोले तो पानी है। दूसरा घटक हमारा B है, B घटक हमारा NaCl है। ये दोनों इस विलयन में समान मात्रा में वितरित हैं, यानी कि हमने जो हमारा, थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूं आपको दिख नहीं रहा था, जो हमारा एक पात्र है ये हमारा, इस पात्र में हमने सबसे पहले पानी भर रखा है, पानी के बाद फिर हमने उसमें NaCl मिला दिया है। अब एक घटक हमारा हो गया जल तथा दूसरा घटक हो गया हमारा NaCl। अब इसमें अगर हम A का मोल अंश निकालें तो A का मोल अंश निकालने के लिए सबसे पहले आपको A के मोल फाइंड आउट करने होंगे, यानी कि अब मोल और हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, मोल अंश को X से। अब हमको मान लीजिए A के मोल निकालने हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, X ऑफ A। A के मोल निकालने हैं तो X ऑफ A इस तरीके से लिखेंगे, X ऑफ A। X ऑफ A बराबर क्या होगा कि A के मोल, यानी मोल को हम N से प्रदर्शित करते हैं, यानी मोल ऑफ A बटे मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। मोल ऑफ A बटे मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B, इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं। A के मोल अंश बराबर A के मोल बटे A के मोल बटे विलयन के कुल मोल, A के मोल बटे विलयन के कुल मोल। अब मोल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि A के मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भार बटे अणुभार, यानी A का भार बटे A का अणुभार। अब इस विलयन में सिर्फ दो ही घटक थे जो हमने यहाँ पर विलयन मान रखा है, उसमें सिर्फ दो ही घटक थे, एक घटक हमारा H2O था, एक घटक हमारा NaCl था। तो हमने दो घटक के लिए निकाला। और अगर इस विलयन में मान लीजिए कोई हमारा तीसरा घटक है, तीसरे घटक के रूप में हम इसमें मान रहे हैं चीनी, तीसरा घटक हमारा चीनी है तो इसको हम C मानेंगे। तब अगर हम C के मोल फाइंड आउट करेंगे, आप थोड़ा यहाँ पर देखिए, अगर हमने तीसरा घटक C मान रखा है जो कि चीनी है, तो C के अगर हमको मोल फाइंड आउट करने हैं तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि मोल्स ऑफ C बराबर C के मोल बटे A के मोल प्लस B के मोल प्लस C के मोल, यानी मोल बटे कुल मोल, जिसके मोल हमको फाइंड आउट करने हैं उसके मोल बटे विलयन के मोल। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा कि मोल अंश। इस फार्मूले को आप देखिए, हम हिंदी में नीचे फार्मूला लिख रहे हैं कि कैसे आपको याद करना है। मोल अंश बराबर होगा भाई साहब अवयव के मोल, भाई साहब जिस अवयव का हमको मोल निकालना है उसके मोल। एक अवयव कहो या आप घटक कहो, यहाँ घटक लिख सकते हो, अवयव लिख सकते हो सॉरी। एक विलयन में मान लीजिए 3 अवयव हैं तो अवयव के मोल बटे विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल, या कई सारे लोग इसको विलय के मोल भी बोलते हैं, विलय के मोल बटे विलयन के कुल मोल। ये हमारा फार्मूला हो गया। अगर हमको A के लिए निकालना है तो X ऑफ A निकालेंगे, B के लिए निकालना है तो X ऑफ B निकालेंगे, C के लिए निकालना है तो X ऑफ C निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप कि आपको अभी तक ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। एक बार मैं तीनों क्वेश्चन को दिखा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मोलरता था, सेकंड क्वेश्चन मोलरता, थर्ड क्वेश्चन मोल प्रभाज। अब हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवथनांक में उन्नयन। भाई साहब कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कवथनांक में उन्नयन क्या है।
अगर आपसे के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप डिफिनीशन को एक बार पढ़िए कि किसी विलायक में, भाई साहब कोई हमारा विलायक है, विलायक का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो विलयन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित है उसको हम विलायक बोलते हैं। तो किसी विलायक में कोई आवासशील वैद्युत अनअपघट्य, अब इसमें एक नई चीज आ गई, आवासशील वैद्युत अनअपघट्य। आवासशील वैद्युत अनअपघट्य वह होते हैं कि जिनके जलीय विलयन में, मान लीजिए इसमें हमने मिला रखा है H2O, इस पात्र में हमने, ये हमारा कोई पात्र है, पात्र में हमने जल भर रखा है। अब इस पात्र में आवासशील वैद्युत अनअपघट्य जैसे हमारी हो गई शर्करा, ग्लूकोज। आवासशील वैद्युत अनअपघट्य वह होते हैं कि जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित ना हो उनको हम आवासशील वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। जैसे हमारी शर्करा हो गई, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, इनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आवासशील वैद्युत अनअपघट्य मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है, उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं और इसे हम डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। अब डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, यहां पर आप देखिए, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। डेल्टा टीबी बराबर हमारा होता है 1000 इंटू केबी गुणा स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू। अब ये वाला अगर आपको डिफिनीशन पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से परिभाषा लिख देंगे और डिफिनीशन लिख देंगे। अब इसमें आपको सीखना है कि जो इसमें चीजें दे रखी हैं वो क्या क्या हैं। तो आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि स्मॉल डब्लू बराबर क्या है, हवा चल रही है, पेजेस उड़ रहे हैं। स्मॉल डब्लू बराबर है विलेय का भार, क्या है? विलेय का भार। स्मॉल एम बराबर क्या है? विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। और कैपिटल डब्लू बराबर क्या है? विलायक का भार, क्योंकि यहां पर विलायक की बात चल रही है, विलायक का भार। अब इसमें एक चीज आती है केबी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज पर पूरा है कि केबी का मान क्या है। केबी हमारा है मोलल उन्नयन स्थिरांक। केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में डिफिनीशन आती है, आपने इस तरीके से डिफिनीशन लिख दिया, देन फार्मूला लिख दिया, देन उसका मतलब लिख दिया कि फार्मूले में जो हमने वर्ड यूज किया है उसका उन सभी वर्ड का मतलब क्या है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में? 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमांक में अवनमन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। नीचे वो वाला पेज हमने लगा रखा है जो हम आपको समझा रहे हैं उस पेज पर, तो आप एक बार इसकी डिफिनीशन को देखिए, क्या किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, या हिमांक में अवनमन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए आप एक बार कि किसी विलायक में, फिर आप विलायक आ गए, आप समझ गए क्या है। किसी विलायक में कोई आवासशील वैद्युत अनअपघट्य का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिसके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित ना हो, जैसे कि यूरिया हो गई, शर्करा हो गई, ग्लूकोज हो गई। आवासशील वैद्युत अनअपघट्य मिलाने पर हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे हम डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। अब आप एक बार देखिए कि परिभाषा क्या होती है। डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ बराबर होता है हमारा 1000 इंटू केएफ इंटू स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणा स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू। अब यहां पर
और यहाँ पर हमने ये नहीं बताया कि डेल्टा टीबी बराबर क्या है। डेल्टा टीबी जो हमारा है वो कवथनांक सॉरी कवथनांक में उन्नयन है, वो आप समझ गए होंगे। हमने यहाँ पर लिख रखा था कि इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो किसे? कवथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। अब ये फॉर्मूला हमारा क्या है कि डेल्टा टीएफ बराबर 1000 इंटू केएफ इंटू स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू। अब यहां पर स्मॉल डब्लू का मतलब समझ रहे हैं, विलेय का भार, स्मॉल एम का मतलब विलेय का अणुभार, कैपिटल डब्लू का मतलब विलायक का भार। नई चीज आ गई, डेल्टा टीएफ का मतलब आप समझ गए, हिमांक में अवनमन। केएफ क्या है यहां पर? वहां पर हमने केबी बताया था, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और यहां पर टीएफ क्या है? टीएफ क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। हमने वहां पर कवथनांक में उन्नयन की बात की थी, तो वहां पर मोलल उन्नयन स्थिरांक था। यहां पर हम हिमांक में अवनमन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर मोलल अवनमन स्थिरांक है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें में भी आप ये लिख देंगे कि स्मॉल डब्लू बराबर विलेय का भार, विलेय का अणुभार, विलायक का भार, और इसका मान आप लिख देंगे मोलल अवनमन स्थिरांक। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। एक बार हम थोड़ा पेज को आगे कर रहे हैं, क्वेश्चन आप एक बार देखिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए इसकी डिफिनीशन कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें जो विलायक के कण को आसानी से आर पार गुजर जाते हैं, लेकिन विलेय के कणों को गुजरने में बाधा होती है। यानी ऐसी झिल्ली जिसमें में से विलायक के कण तो आसानी से चले जाएं, लेकिन विलेय के कण आसानी से ना जा पाएं, ऐसी झिल्ली को हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये क्वेश्चन बड़ी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब परासरण दाब किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। एक बार आप यहां पर देखिए कि विलायक के, थोड़ा मैं पेज सही कर रहा हूं, विलायक को कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गुजरना परासरण कहलाता है। भाई साहब कोई हमारा विलायक है, वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है कि जो विलायक के कण को तो खुद के अंदर से जाने देती है, लेकिन विलेय के कण को खुद के अंदर से नहीं जाने देती है। इस प्रकार के झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो क्या है कि विलायक के कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की और अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गुजरना परासरण दाब कहलाता है। और परासरण दाब ये है, अगर पूछ लिया कि परासरण क्या है, तो परासरण की डिफिनेशन दे देंगे कि विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गुजरना परासरण कहलाता है। तथा परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। भाई साहब झिल्ली है हमारी, इससे कण आर पार जा रहे हैं, और उस क्रिया को अगर हम किसी दाब के द्वारा रोक दें तो उस दाब को हम परासरण दाब बोलेंगे। आई होप कि आपको यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। परासरण दाब को अब हम कैसे, उसकी परासरण दाब की डिफिनीशन हमने देख ली। अब सूत्र क्या है कि पाई बराबर होता है
परासरण दाब को हम पाई से लिखते हैं। पाई बराबर होता है हमारा CRT के। पाई बराबर CRT, इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल भी कई बार पूछे गए हैं, जहां पर पाई बराबर क्या होता है कि परासरण दाब। पाई बराबर क्या होता है? परासरण दाब। आर बराबर हमारा क्या होता है? गैस नियतांक। गैस नियतांक। टी बराबर क्या होता है? यहां पर हमको टी लिखना चाहिए। टी बराबर हमारा होता है परमताप। और सी बराबर, सी जो हमारा होता है वो सी बराबर होता है N/B के। सी किसके बराबर होता है? N/B को। हालांकि सी बराबर होता है N/B के, और B बराबर क्या होता है? आयतन। N बराबर क्या होता है? मोल। मोल आप समझ गए कि मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे कि विलेय का कि भार बटे अणुभार, जो हमारा दिया रहेगा उसका भार निकालेंगे, उसके बाद उसके अणुभार से डिवाइड कर देंगे, हमारा मोल आ जाएगा। तो आई होप कि आपको परासरण दाब क्लियर हो गया होगा कि पाई बराबर CRT, जहां पर पाई बराबर परासरण दाब है, आर बराबर गैस नियतांक है, सी बराबर होता है N/B के, जहां B हमारा आयतन है और N हमारा मोल है, टी बराबर क्या है? परमताप है। अब जो हमारा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप ये। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद देखिए क्या है कि राउल्ट का नियम क्या है। भाई साहब, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें पूछा ना गया हो, और वो भी ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है। जिस तरीके से हमने लिखा है उसी तरीके से पूछा गया है कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उनकी सीमाएं लिखिए। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए। आंसर क्या है इसका कि राउल्ट के नियम के अनुसार, इसी तरीके से आप एकदम लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, कोई नंबर काटेगा ही नहीं, कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। मोल अंश का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जिसका मोल अंश फाइंड आउट करना है उसके मोल बटे विलयन के कुल मोल। अब यहां पर फॉर्मूला क्या होता है कि PS माइनस P0S माइनस PS बटे P0S माइनस PS बटे P0 बराबर होता है हमारा P0 बराबर होता है हमारा N बटे N प्लस कैपिटल N के। ये थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, पेज तिरछा करना पड़ रहा है कि P0 बटे S बराबर होता है P0 माइनस PS बटे P0 बराबर होता है N अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल N। अब यहां पर P0 क्या है? P0 हमारा है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और PS क्या है? PS हमारा है विलयन का वाष्प दाब। S का मतलब होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन, PS का मतलब है विलयन का वाष्प दाब, और N का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि विलेय के मोल की मोल फाइंड आउट करने हैं। मोल को कैसे फाइंड आउट करते हैं? खुद के भार बटे अणु भार। और अगर हमारा यही विलयन तनु है, अगर ये विलयन हमारा तनु हो जाता है तो वहां पर क्या हम लिखें कि यदि विलयन, ब्लैक पेन से इसको हम लिख देते हैं कि यदि विलयन, और इसी तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो नंबर वहां पर कोई नहीं काटेगा कि यदि इसको यहां लिख देते हैं कि यदि विलयन तनु हो तो, देख लें एक बार, आपको दिख रहा है हाँ कि यदि विलयन तनु हो तो यदि विलयन हमारा तनु होगा तो
n प्लस n बराबर हो जाएगा, n प्लस n हमारा बराबर हो जाएगा कैपिटल N के। तब फार्मूला क्या हो जाएगा कि P नॉट S माइनस पी एस, यहाँ पर जो हमने S लिख दिया है वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर P नॉट होगा, और P नॉट बराबर हमने यहाँ पर लिख ही रखा है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। क्या होता है? शुद्ध विलायक का हमारा वाष्प दाब होता है। अब यहाँ पर क्या फार्मूला हो जाएगा कि P नॉट माइनस पी एस बटे P नॉट बराबर हो जाएगा N अपान कैपिटल N के। यही वाला फार्मूला जो है वो आपके न्यूमेरिकल में काम आता है। यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही क्योंकि मुझको पेज थोड़ा टेढ़ा कर लिखने की आदत है, इसको मैं थोड़ा सही करूँगा। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जब तक आपका बोर्ड एग्जाम हो नहीं जाता तब तक मैं आपके लिए इसी तरीके से सेक्शन लाता रहूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता रहूंगा। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि आज हमने जितने सारे क्वेश्चंस कराए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।